तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज से हम लोग क्रैश कोर्स का डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर इसमें क्या सब होगा। तो बच्चों इसमें हम लोग पूरे फिजिक्स को कवर करेंगे, नीट या फिर जेई मेंस 2025 के लिए। जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बाबू इस लेक्चर को बहुत सीरियसली ले। पूरे क्लास को, ये पूरा मेरा डिजाइन जो क्रैश कोर्स हमने किया है 100 डेज का, इसको आप लोग एकदम सीरियसली ले। जो कि आपको नीट 2025 या जेई 2025 में आपको इसका परिणाम दिखेगा, इसका आपको सफलता दिखेगा, क्वेश्चंस दिखेंगे, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा बहुत ही आसानी से। तो बच्चों चलिए, आज हम देरी नहीं करेंगे, हम लोग अपना पहला लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा आज का थंबनेल है, नीट फिजिक्स 2025। अब इसमें बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जेई के लिए कहां है। तो देखो, फिजिक्स, जेई मेंस और नीट चैप्टर वही है, क्वेश्चंस का लेवल का थोड़ा सा अंतर है, पढ़ना मेरे को वही चीज है। तो हम लोग इसको देखेंगे, नजर में रखेंगे कि जेई मेंस वाले बच्चे भी इसको अच्छे से प्रॉपर से रिवाइज कर पाए, लेक्चर को रिवाइज कर पाए। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला दिन का आज जो पहला चैप्टर है हम जो लेके आए हैं उसको बोल देंगे काइनेमैटिक्स। बच्चों आप लोगों ने ऑफलाइन क्लास में काइनेमैटिक्स को पढ़ा होगा। ये बेसिक सा चैप्टर है जो कि पूरे फिजिक्स में हेल्प होगा, हमको पूरे फिजिक्स को आसान बना देगा। तो इस चैप्टर को हम लोग प्यार से पढ़ेंगे। और जैसे कि हमने आपको बोला है, लेक्चर से शुरुआत में ही आप लोग लेक्चर शुरू करने से पहले कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं। जितने भी लेक्चर्स में फॉर्मूला मिलेंगे, जितने भी लेक्चर में कंसेप्ट मिलेंगे, आप लोगों को लिख लेना है, उसको नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में। ठीक है ना बच्चों। और लेक्चर को प्यार से देखना है, जितने देर का भी लेक्चर होगा उतने देर आपको कंसिस्टेंट होकर बैठ करके देखना है। क्योंकि जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, इस लेक्चर के प्रति डेडिकेटेड नहीं होंगे, तब तक आप कुछ नहीं सीख पाइएगा। इस लेक्चर को अगर मजाक में अगर आप लेंगे तो फिर मजाक ही बन जाएगा। तो क्यों ना हम इस लेक्चर को सीरियसली ले और कंसिस्टेंट होकर लेक्चर को पूरा देखें। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला लेक्चर, काइनेमैटिक्स। ये हमारा लेक्चर 1 है, डे 1 का क्लास है और लेक्चर 1 हमारा है। आगे बढ़ते हैं। देखो, काइनेमैटिक्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले काइनेमैटिक्स का हम लोग मतलब जानेंगे कि सर काइनेमैटिक्स का मतलब क्या होता है। अगर आप लोगों ने इससे पहले अगर पढ़ा होगा, और उम्मीद है, आशा करते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे, काइनेमैटिक्स के बारे में बताया गया होगा कि सर काइना का मतलब क्या होता है। काइना का मतलब होता है, क्या होता है, काइना और मैटिक्स मतलब मोशन। काइना का मतलब क्या होता है, मोशन, गति। ठीक है ना। काइना का मतलब क्या होता है, गति, मोशन। ठीक है सर। तो अगर हम लोग मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, मोशन के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, गति के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, विदाउट विदाउट नोइंग, विदाउट नोइंग इट्स कॉज, बिना उसके कारण जाने, गति के बारे में पढ़ रहे हैं, मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, बिना उसके कारण जाने, इसको हम लोग बोलते हैं काइनेमैटिक्स। अब कारण जाने बिना, जी हां, बिना कारण जाने मेरे को अगर मोशन के बारे में पढ़ना है, विदाउट नोइंग इट्स कॉज, इसको बोलते हैं हम लोग काइनेमैटिक्स। तो सर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। गैलीलियो लॉ, जिससे मैक्सिमम सवाल आते हैं, तो सारा हम देखेंगे। और जैसा हमने हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला था कि जुगाड़ मेथड, जो कि मेरा है, जो कि मेरा खुद का है, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए बहुत ही आसान होंगे आप लोगों के लिए। तो जेई मेंस वाले जो भी बच्चे होंगे क्वेश्चंस बैंक ले लीजिएगा, और नीट वाले जितने भी बच्चे होंगे वो नीट का एमटीसी का क्वेश्चन बैंक आता है वो खरीद लीजिएगा। ठीक है ना। और क्वेश्चन बैंक पे डिपेंड नहीं होना है मेरे को हर दिन 100 सवाल बनाना है, मेरे को हर दिन 50 सवाल बनाना है। जब तक 50-100 सवाल नहीं बनाएंगे तब तक हम उस चीज को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज को हम लोग समझ गए कि काइनेमैटिक्स क्या होता है। आगे हम प्रोसीड करते हैं। काइनेमैटिक्स में हमारा जो चैप्टर है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन।
जो पहला चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसे काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर आता है, ये भी समझ लो। काइनेमेटिक्स के अंदर पहला होता है मोशन इन 1D, और दूसरा हमको पढ़ना है, हमको जो पढ़ना है मेरे फिजिक्स के सिलेबस में जो है मोशन इन 2D। जो हमारे फिजिक्स के सिलेबस में, जो जेईई मेंस और नीट के सिलेबस में, उसको उसमें ये सब सारा चैप्टर्स है। मोशन इन 1D और 2D। सर ये 1D और 2D क्या होता है बाबू? 1D मतलब 1 डायमेंशन, 2D मतलब 2 डायमेंशन। अब डायमेंशन के बारे में समझो, कुछ डायमेंशन के बारे में कुछ हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। अब देखो डायमेंशन क्या होता है, मान लो ये हमारा है, ये रेखा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट पाथ है, ये हमारा स्ट्रेट पाथ है। देखो जैसे कि डायमेंशन के बारे में मान लो ये एक स्ट्रेट पाथ है, और अगर इस स्ट्रेट पाथ पे हम लोग आगे की ओर मूव कर रहे हैं या हम लोग पीछे की ओर मूव कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा 1 डायमेंशन। क्या कहलाएगा? मान लेते ये एक्स एक्सिस है, या फिर ये मान लेते वाई एक्सिस है, और हम आगे पीछे कर रहे हैं, या तो एक्स में आगे पीछे कर रहे हैं, या तो वाई में आगे पीछे कर रहे हैं, या ऊपर नीचे कर रहे हैं। ऊपर नीचे करना मतलब वाई एक्सिस, आगे पीछे करना मतलब एक्स एक्सिस। ऊपर नीचे मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड, मतलब अपवर्ड मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड। ये कहां पे करेंगे हम लोग? वाई एक्सिस में। और आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। बैकवर्ड आगे पीछे करना, ऊपर नीचे जाना, ये हमारा 1 डायमेंशन है। अच्छा सर ऐसा बात है, तो सर 2 डायमेंशन क्या होता है? 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि एक पैर 2 जगह रखना, और वो आदमी खसता है, गिर जाता है। तो गिरना, कब गिरेंगे? जब एक पैर हमारा 2 जगह रहेगा। अच्छा सर, हाँ सर, मतलब अगर एक टाइम में, एक समय में 2 जगह अगर हम हैं, मेरा अस्तुत रोहित सर अगर एक टाइम पे 2 जगह अवेलेबल है, तो ये कहलाएगा 2 डायमेंशन। मतलब क्या सर? मतलब ये देखो 2 डायमेंशन का मतलब, 2 डायमेंशन का मतलब क्या? मान लो ये एक्सिस हमारा है, ये हमारा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो क्या बोले हम? एक टाइम पे 2 डायरेक्शन को कवर करेगा। जैसे कि मान लो कोई बिंदु है यहां पे, तो ये बिंदु y पे भी है और यही x पे भी है। तो यहां पे कोई p पार्टिकल है, तो इन्होंने उसी टाइम पे, उसी पल, उसी समय पे y में भी है और x में भी है। ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं वो 2 डायमेंशन मोशन। क्या बोलते हैं बउआ? 2 डायमेंशन मोशन। समझ में आ रहा है ना? ऐसे गति को हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशन मोशन। जैसे कि हमारा जो प्लैनेट रिवॉल्व करता है चारों तरफ, ये 2 डायमेंशन है। क्या है बउआ? 2 डायमेंशन। प्लैनेट जो रिवॉल्व करता है ये 2 डायमेंशन है। और हम एक एक्स्ट्रा आपको बताते हैं 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है। एक एक्स्ट्रा हम आपको बताते हैं 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है। जैसे हमारा कमरा है, यहां पे मधुमक्खी या चींटी उड़ के चलेगी, उड़ेगी, या हवा बहेगा, ये सब 3 डायमेंशन है। क्या है बउआ? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में पता है क्या होता है? 3 डायमेंशन में पता है आप लोगों को क्या होता है? देखो 3 डायमेंशन में देखो 3D, देखो 3D कैसा होता है। ये हमारा x है, ये हमारा y है, और ये हमारा z है। तो 3D में x में भी होगा, y में भी होगा और z में भी होगा, हर जगह पैर पसारेगा। तो ये 3 डायमेंशन मोशन है। ये हमारा 3 डायमेंशन मोशन है। कोई पार्टिकल p जो है x में भी है, y में भी है, x में भी है, y में भी है और z में भी है, तीनों जगह है, क्योंकि 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन क्लियर हो गया ना? 2 डायमेंशन क्लियर हो गया ना? x होगा और y होगा, कोई भी p पार्टिकल x और y में दोनों में होगा। और 1 डायमेंशन आगे पीछे ऊपर नीचे, ये 1 डायमेंशन है। क्लियर कंसेप्ट? चलिए आगे की ओर हम प्रोसीड करते हैं, आगे की ओर हम देखते हैं। अब देखो बउआ, प्यार से देखो, ये बच्चा जो है ये उछल कूद कर रहा है। जैसे ही ऊपर उठा, आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा, फिर नीचे गिरा। ये क्या है सर? ये 2 डायमेंशन है। क्या है? 2 डायमेंशन है। जैसे ही ऊपर उठा और धीरे कूदते कूदते आगे बढ़ा, तो ऊपर उठा अपवर्ड, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा फॉरवर्ड, मतलब अपवर्ड प्लस फॉरवर्ड, अपवर्ड प्लस फॉरवर्ड। तो ये होता है 2 डायमेंशन। मतलब ऊपर भी जाएगा और आगे भी बढ़ेगा, तो एक साथ ऊपर भी गया, आगे भी बढ़ा, इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशन मोशन। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या एग्जांपल है? अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन। किसका अच्छा एग्जांपल है? 2 डायमेंशन का। क्लियर कंसेप्ट?
कोई दिक्कत नहीं है कंसेप्ट में। तो याद रखना, वन डायमेंशन का मतलब एक बार में सिर्फ एक एक्सिस को कवर करेगा। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर सिर्फ एक्स एक्सिस में कवर कर रहा है या फिर सिर्फ वाई एक्सिस में कवर कर रहा है तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशन। अगर एक्स वाई दोनों में साथ साथ कर रहा है 2 डायमेंशन, और एक्स वाई जेड में साथ साथ कर रहा है तो 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का एग्जांपल, हम लोग जो सड़क पे चलते हैं, गाड़ी घोड़ा चलता है, 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब जो हमारा प्लैनेट रिवॉल्व करता है चारों तरफ, ये होता है 2 डायमेंशन। और जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो हम गेंद फेंकते हैं, जो हमारा गेंद फेंका जाता है, ये हमारा 2 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन में आ जाता है जो मधुमक्खी, जो चींटी, जो हवा बहता है वातावरण में, जो मधुमक्खी घूमती है हमारे घर में, ये सब 3 डायमेंशन है। क्योंकि इसके पास लेंथ भी है, हाइट भी मिल जाता है और ब्रेथ भी, तीनों होना चाहिए, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एक्स वाई जेड। चलिए बच्चों, तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब गौर से देखो, गौर से देखो, कुछ दिखेगा। गौर से देखोगे तो कुछ दिखेगा। ये सड़क दिख रहा है, क्या ये है हमारा रोड, सड़क है। अब इस सड़क का क्या काम है सर? यहां बहुत प्यारा काम है। हम लोग इस सड़क के माध्यम से समझेंगे रेस्ट और मोशन के बारे में, रेस्ट एंड मोशन। इस सड़क, ये सड़क हमको ले जाएगा रेस्ट और मोशन में, ये सड़क हमको दिखाएगा रेस्ट और मोशन का रास्ता। अब रेस्ट और मोशन क्या होता है? देखो, क्लियर बात समझो, रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन, काइनेमेटिक्स में 2 ही चीज तो है, रेस्ट और मोशन, 2 ही चीज तो है, फंडामेंटल चीज है ना, रेस्ट और मोशन। क्लियरली समझो, देखो इसको हम समझते हैं। देखो ये हमारा बस है, क्या है ये हमारा बस, मूविंग बस। क्या है ये? मूविंग बस। मान लो इस बस पे बैठा हुआ है आदमी सब, ड्राइवर पैसेंजर, ड्राइवर पैसेंजर, ड्राइवर पैसेंजर, ये सारा पैसेंजर बैठा हुआ है। और ये बस जो है वो हुर्राते हुए 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब हम ऐसा क्यों बना है? अब ऐसा इसलिए बना, मान लो ये बस स्टॉप है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है बस स्टॉप। अब बस स्टॉप होगा बउआ, बस स्टॉप होगा तो क्या बस स्टॉप पे कोई नहीं होगा? बस स्टॉप पे होगा ना, पैसेंजर होगा। कौन होगा? पैसेंजर। अब देखो, जैसे ही मेरा ये बस स्टॉप था, अब इसमें क्लियरली समझो, इस बस स्टॉप पे, इस बस स्टॉप पे अगर मान लो ये पैसेंजर किसी को देखेगा, निगाहों से तिरछी निगाहों, अब मान लो दिख रहा है, किसी को देख रहा है, तो दिखेगा क्या? चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि बस चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से बस चल रहा है। तो ये बस स्टॉप पे खड़ा है, दिखेगा, जा रहा है मेरे सामने से, जा रहा है, जा रहा है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये बगल वाला पैसेंजर क्या इसको देखेगा चलता हुआ? नहीं सर, वो तो अपने सीट पे दिखेगा। क्या ये बगल वाला पैसेंजर इसको देखेगा चलता हुआ? नहीं सर, वो अपनी सीट पे है। क्या ये बगल वाला इसको देखेगा? नहीं सर, अपने सीट पे है। लेकिन क्या ये व्यक्ति इसको देखेगा चलता हुआ? या ये व्यक्ति इसको देखेगा चलता हुआ? जी सर, देखेगा। क्यों? उसका पोजीशन सर बदल रहा है, बार 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 उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। बस में बैठा हुआ है और कभी यहां था, कभी आगे, कभी पीछे। तो मतलब ये इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में कहलाएगा, फिजिक्स का भाषा, ये इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में कहलाएगा, ये रेस्ट में कहलाएगा। लेकिन ये जो उसको देख रहा है ये मोशन में कहलाएगा, ये जो उसको देख रहा है ये मोशन में कहलाएगा। समझ रहे हो ना बात को? बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलिए, तो क्लियर कंसेप्ट तो समझ में आना चाहिए। रेस्ट और मोशन का परिभाषा, सिंपल डिफिनीशन की, चलिए लिख लेते हैं हम लोग। लिखने का कोशिश, ये अगर आप लोग लिख सकते हैं, कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है ना? ड्रॉ कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो, अब देखो सर, क्या रेस्ट और मोशन के बारे में क्या आप बताना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? बताना यही चाह रहे हैं कि रेस्ट का मतलब होता है व्हेन अ बॉडी या पार्टिकल, व्हेन अ, दिख रहा है क्या? रुक जाओ, लिख देते हैं। चलो देखो, लिखो रेस्ट के बारे में, व्हेन अ बॉडी या पार्टिकल does not changes its position, does not changes its position
with respect to observer and respect to time. मतलब क्या, अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में नहीं, ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, अगर उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन नहीं बदल रहा है तो वो रेस्ट में है, अगर बदल रहा है तो मोशन में। मतलब चलता हुआ बस में कोई व्यक्ति रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करता है बउआ? ऑब्जर्वर पे, ठीक है ना, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर अगर उसको देख रहा है और वो देखने के बाद अगर वो अपना पोजीशन बदल रहा है तो वो मोशन में, अगर नहीं बदल रहा है तो रेस्ट में। तो कोई भी चीज मोशन में होगा तभी होगा जब वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा, खुद पे नहीं कहेंगे कि वो जा रहा है क्या मोशन में है। अब बच्चा बोलेगा हाँ सर मोशन में, ऐसे कैसे बोलोगे? बिना ऑब्जर्वर को चर्चा करना पड़ेगा ना, ऑब्जर्वर का बताना पड़ेगा ना। चलिए अब देखिए मोशन के बारे में बताते हैं, मोशन के बारे में लिखते हैं, जगह तो नहीं है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। चलो यहां पे हम लोग मोशन के बारे में लिखते हैं, मोशन के बारे में। when a body या पार्टिकल changes its position WRT शॉर्टकट है, with respect to, when a body या पार्टिकल changes its position with respect to observer, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन बदल रहा हो, एंड रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ही इसको हम लोग बोलेंगे मोशन में। क्लियर कंसेप्ट? अगर कोई पार्टिकल या कोई भी बॉडी का पोजीशन बदल रहा हो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो इसको कहेंगे मोशन, और डज नॉट, नहीं बदल रहा हो तो उसको कहेंगे रेस्ट में। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नोट कर ले इसको फटाक से। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना है और टॉपिक्स देखना है। आज के क्लास में बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला जो टॉपिक है वो हम लोग कवर कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा सर? चलिए देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चलिए हम समझते हैं। एक बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं। मान लो कि ये ए है, ये घर है, होम है घर, और ये बी है, हमारा ऑफिस है जहां पे हम लोग लेक्चर शूट कर रहे हैं। तो अब ए और बी, तो हम कोशिश यही रहेगा मेरा कि ए और बी के बीच में हम लोग एक स्ट्रेट रास्ता बना दें। हमारा कोशिश यही रहेगा कि ए और बी से बीच में एक हम रास्ता खींच दें जो कि बहुत छोटा रास्ता हो, जो कि जाने में बहुत कम समय लगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर यहां पे रास्ता ए से बी जाने के लिए, इसके अलावा भी कोई रास्ता है तो भी तो जा सकते हैं, इसके अलावा भी तो रास्ता है। ये हमारा हो जाएगा, मान लेते हैं पहला रास्ता, ये हमारा दूसरा रास्ता, ये हमारा तीसरा रास्ता। तो ये सब रास्ता तो हमको ए से बी ले जा रहा है, तो ये सारा का सारा रास्ता हमारा डिस्टेंस होगा, मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। किसी भी बॉडी के द्वारा जो भी एक्चुअल पाथ कवर्ड हो रहा है, या एक्चुअल पाथ बोलो, या इसी में तुम इसको बोल सकते हो टोटल पाथ। एक्चुअल पाथ बोलो, या इसी में क्या बोल सकते हो बउआ? टोटल पाथ। एक्चुअल पाथ को ही क्या बोल सकते हो? टोटल पाथ। इसी को बोल सकते हो टोटल पाथ। एक्चुअल पाथ ही हमारा होता है टोटल पाथ। तो टोटल पाथ कवर्ड बाय दी बॉडी या पार्टिकल, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो ए से बी जाने में हमारा रास्ता पहला, दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता, मतलब हमारा पाथ 1, 2 एंड 3, ये सब का सब क्या होगा? ये सब का ऑल आर डिस्टेंस, ये सब का सब डिस्टेंस होगा। क्लियर है ना? ठीक है। अब इसमें से खोजो तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? सबसे छोटा रास्ता हमको दूसरा दिख रहा है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब
शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल के बीच जो सबसे छोटा रास्ता होगा, कौन सा रास्ता है? पाथ टू इज डिस्प्लेसमेंट। पाथ टू हमारा क्या है बउआ? डिस्प्लेसमेंट है, याद रखोगे। पाथ टू हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। अब इसके बारे में कुछ और हम लोग देखते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसे कि हमारा डिस्टेंस जो है ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। उसके बाद इसका जो यूनिट है वो होता है मीटर, एम से लिखते हैं, ये याद रखना। अब बहुत बच्चा इतना तो बेसिक पता होगा कि स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्या होता है? ये स्केलर क्या होता है? स्केलर जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो, बेसिक आम चीज, डायरेक्शन ना हो, स्केलर उसको बोलते हैं जिसको डायरेक्शन ना हो। ठीक है ना? बस बेसिक आम भाषा याद रखना, स्केलर उसको बोलते हैं जिसका कोई डायरेक्शन ना हो। उसके बाद हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। देखो बहुत सारे बुक में तुम्हारा जो नया एनसीईआरटी है उसमें भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हटा दिया है, बहुत बेसिक चीज था, उसको गायब कर दिया है, एनसीईआरटी में भी नहीं है। तो हम लोग बस बेसिक चीज जानेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके पे। देखो इस वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है सेम होता है, मीटर। अब सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? बहुत बेसिक चीज है, फिर से पूछ रहे हो, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर वो होता है, वेक्टर वेक्टर वो होता है जिसके पास डायरेक्शन हो, आम भाषा में डायरेक्शन होना चाहिए। बहुत कुछ होता है वेक्टर के लिए, लेकिन याद रखो अभी तक इतना ही कि वेक्टर उसको पास जिसके पास डायरेक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट खोजना पड़ रहा है ना, सबसे छोटा रास्ता नजर देख के देखो कौन सा है, खोजो, खोजे, खोजने के लिए डायरेक्शन चाहिए, कुछ पाने के लिए डायरेक्शन चाहिए, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डिस्टेंस हमारा स्केलर है। क्लियर है ना? बहुत अच्छा। तो इसीलिए आप लोग भी डायरेक्शन आपके पास होना चाहिए, आपके पास डायरेक्शन होना चाहिए कि आप लोग नीट निकाले, आपके पास वो राह होना चाहिए, आपके पास वो रास्ता होना चाहिए, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होना चाहिए। लेकिन उसी शॉर्टेस्ट रास्ते में आपको मेहनत भी तो चाहिए, ठीक है ना? हाँ, मेहनत करते जाइए और शॉर्टेस्ट रास्ता, ये जो हमारा क्रैश कोर्स है ये शॉर्टेस्ट रास्ता ले जाएगा सीधे नीट 2025 की ओर और आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाएगा, ये मेरा जिम्मेवारी है। ठीक है ना? चलिए, तो ये याद रखो कि वेक्टर डायरेक्शन होता है, यूनिट सेम है, बस अंतर क्या है सर? एक स्केलर है और एक वेक्टर है, एक शॉर्टेस्ट है और एक टोटल पाथ है। अब एक बात बताओ तुम लोग हमको, एक बात तुमसे पूछना चाहते हैं, क्या इस तीनों पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो लिख दिए कि पाथ टू और पाथ टू इसमें भी, तो क्या पाथ टू दोनों है? पाथ टू हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है और डिस्टेंस भी है। हाँ सर, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। एक रास्ता तो ऐसा है जहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता है। डिस्टेंस तो तुम किसी को भी बोल सकते हो, डिस्टेंस तो हर कुछ है दुनिया में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसी को बोलोगे जो रास्ता सबसे छोटा होगा। तो एक ऐसा पोजीशन आता है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग नोट कर सकते हैं, नोट वाली बात है, बहुत प्यारा लाइन है, लिखो ना। देखो नोट में ये लिखना है, पहला ये लाइन ये लिखना है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। मतलब सर ये कि डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट कहां पे होगा? स्ट्रेट पाथ पे। कहां पे होगा? स्ट्रेट पाथ पे। कहां पे होगा बउआ? स्ट्रेट पाथ पे। स्ट्रेट पाथ पे हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। शॉर्टेस्ट पाथ पे स्ट्रेट पाथ बोलो, शॉर्टेस्ट पाथ बोलो, सिंपल चीज है। और दूसरा कहानी, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन
डिस्प्लेसमेंट, या फिर तुम बोल सकते हो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, ये होता है, ये भी होता है, दोनों होता है। तो क्यों ना हम एक लाइन लिख लेते हैं, एक वर्ड फॉर्मेट बना लेते हैं, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू, मैथमेटिक्स में और किसके, डिस्प्लेसमेंट के। एक लाइन हमारे पास आ गया कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना बच्चा, याद रखो, लिख लो इसको, इसको क्यों ना हम लोग लिख सकते हैं, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर कंसेप्ट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात नोटिस करे हो, एक बात बताएं आपको, एक बात बताओ तो, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर यहां से आपको पूछ दिया जाए, तीसरा नंबर, आपसे ये पूछ दिया जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना होता है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट इधर है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या हम चुपके से जाके इसको 1 से गुना कर दें, चुपके से जाके 1 से गुना कर दे, और 1 से गुना करने के बाद हम लोग लंबा ब्रैकेट दे देते, पता ही ना चले हम लोग क्या किए। अब देखो, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये अगर डिस्प्लेसमेंट इधर आ जाएगा, गुना में है ना, इधर आ जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा बउआ, 1 बचेगा। अच्छा, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 1 से बड़ा और बराबर होता है, 1 से बड़ा और बराबर होता है। ये लाइन बहुत ही प्यारा लाइन है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1 से बड़ा और बराबर होता है। रट लो, याद कर लो इसको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है 1 से बड़ा और बराबर होता है रेशियो। अब कहीं कहीं उल्टा दे देता है, उल्टा ये देता है, उल्टा ये देता है कि चौथा नंबर पॉइंट, उल्टा ये दे देता है कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर देता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर देता है और डिस्टेंस जो है नीचे कर देता है। तो तुम भी उल्टा दो, तुम भी उल्टा दो, तुम भी उल्टा दो, कहानी खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गया। लो, तुम भी उल्टा देना, लो, बात खत्म हो गया। हमारा बात इतना सा है कि छोटा होगा और बराबर होगा, वहां पे था, इसने उल्टा दिया। ये लाइन आपको याद रखना है, ये वाला जो लाइन था आपको याद रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1 से बड़ा और वो बराबर होता है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो 1 से छोटा और बराबर होता है, 1 से छोटा और बराबर होता है। ये 4 पॉइंट अगर आपको याद है, ये 4 पॉइंट अगर आपको क्लियर है, तो आगे हम बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि हमको अब क्या देखना है। क्या, इफ डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो, अगर डिस्टेंस जीरो है, डिस्टेंस जीरो, डिस्टेंस ही जीरो है, सब रास्ता जीरो है, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट सब ना जीरो हो गया डिस्टेंस का मतलब, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा मस्ट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा। अब ये क्लियर हो गया बात को, डिस्टेंस जीरो ही होगा। चलिए अब आगे की ओर हम प्रोसीड करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन पढ़ो तो, द लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज, पार्टिकल का लोकेशन बदल रहा है, तो कह रहा है व्हाट कैन वी से, तब हम लोग क्या बोलेंगे, अगर लोकेशन बदल रहा है तो क्या बोलेंगे, अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। अब देखो क्या क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ पार्टिकल बदल रहा है, मतलब लोकेशन पार्टिकल का जो है चेंज हो रहा है, लोकेशन बदल रहा है। ठीक है सर, लोकेशन बदल रहा है तो ठीक है, डिस्टेंस तो होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो कह रहा है अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब देखो सोचो, एक बात सोचो, अगर हम यहां से वहां गए, मेरा पोजीशन बदला, लेकिन वापस वहां से यहां आ गए, तो मेरा डिस्टेंस तो जुड़ेगा ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। अच्छा सर, यहां से वहां, क्वेश्चन पढ़ो ना, चेंज कह रहा है, बस बस कह रहा है चेंज, बदलना, तो हम बदल के वहां गए, यहां से पोजीशन बदल के वहां गए, पोजीशन बदल लिए कि नहीं बदल लिए, हमारा पोजीशन यहां था, यहां से गए वहां, पोजीशन चेंज किए, वापस नहीं आना है, क्योंकि फिर वापस तो उसी पोजीशन पे आ जाएंगे ना। लेकिन क्या कह रहा है, पोजीशन चेंज कह रहा है, पोजीशन बदल रहा है, तो हम यहां से गए वहां, तो सोचो यहां से वहां गए तो डिस्टेंस हुआ ना, तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो क्या, कैसे होगा जीरो, जब पोजीशन को चेंज किए हैं, पोजीशन उस जगह थोड़े है, वापस, हाँ बोलता कि पार्टिकल कोई गया उसी पोजीशन पे वापस आ गया, ऐसा तो नहीं ना है। क्या कह रहा है, पार्टिकल का पोजीशन बदला है, चेंज है, तो पोजीशन चेंज है, मतलब दोनों नहीं जीरो होगा ना, बोथ मस्ट बी जीरो, बोथ कैन नॉट बी जीरो, बोथ कैन नॉट बी जीरो, दोनों ही जीरो नहीं होगा, दोनों ही जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा और डिस्टेंस भी होगा। चलिए आगे, अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं,
क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल रेशियो, न्यूमेरिकल रेशियो। तो पिछले क्वेश्चन में भी कंफ्यूज नहीं होना है, पार्टिकल का पोजीशन कह रहा है चेंज है, चेंज है। चेंज का मतलब याद रखना, बहुत सारे में गलत आंसर होगा, हम अभी भी बता रहे हैं। चेंज का मतलब होता है चेंज होना, ये नहीं होता कि वापस उसी पोजीशन पे आ जाना। डिस्प्लेसमेंट बहुत बच्चा कह देगा जीरो, चेंज कह रहा है। क्वेश्चन को सही से रीड करो, प्रॉपर से पढ़ो कि किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब चेंज होने का मतलब क्या हो रहा है, हम यहां से वहां गए, वापस तो आना थोड़े है चेंज होने का मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये तो हम आपको सिखाए थे, देखो कहां पे सिखाए थे, अभी तो हम आपको सिखाए थे, देखो अभी तो ही सिखाए थे, कहीं तो लिखे हैं, देखो कहां गया क्वेश्चन, न्यूमेरिकल रेशियो ना, देखो अभी हम कहीं ना कहीं सिखाए, देखो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 से बड़ा या बराबर, 1 से बड़ा या बराबर, वही चीज है ना। तो देखो क्या है, डिस्टेंस क्या है, क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1 से बड़ा या बराबर, 1 से बड़ा या बराबर, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह का वर्ड 1 राउंड। चलिए इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने से पहले एक प्यारा सा छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। देखिए देखो गौर करो बउआ, एक बात बताओ, कंसेप्ट देखते हैं हम लोग, कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर पाथ, कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का कंसेप्ट देखते हैं, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है। क्या है सर, समझो, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, समझो सर्कुलर पाथ का कंसेप्ट। मान लो ये हमारा सर्कुलर पाथ है, अब इसका रेडियस कुछ ना कुछ आर है। एक बात बताओ, सर्कल का टोटल रेडियस मतलब सरकमफेरेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर, कितना होता है बउआ, 2 पाई आर। तो ये सरकमफेरेंस मतलब डिस्टेंस, मतलब सरकमफेरेंस को हम प्यार से डिस्टेंस बोलेंगे ना यार, सर्कल का डिस्टेंस ना है, तो इस सरकमफेरेंस को हम लोग डिस्टेंस में गिनती कर लेते हैं। तो सर्कल का डिस्टेंस कितना होगा, सर्कल का डिस्टेंस कितना होगा, सर्कल का डिस्टेंस होगा 2 पाई आर, कितना होगा, 2 पाई आर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो याद रखना है, कोई भी पार्टिकल सर्कल का एक राउंड लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा, तो कितना कवर करेगा, 2 पाई आर, कितना कवर करेगा, 2 पाई आर। अब इसमें हम क्या समझना वाले हैं, बात है, एक बात बताओ तो तुम, अगर यहां से चला, एक राउंड कंप्लीट किया, एक राउंड कितना किया, एक राउंड, एक राउंड में, एक राउंड में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस एक्स कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। डिस्टेंस को हम लोग एक्स से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, वो एक्स से, किससे लिखते हैं, एक्स से। और टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स वेक्टर, डेल्टा एक्स वेक्टर, ये सिंबल है वेक्टर का, दिशा, एरो एरो एरो, तो ये कितना हो जाएगा, 0। ये याद करने वाली बात है कि एक राउंड में एक कंप्लीट चक्कर, एक कंप्लीट चक्कर या 2 कंप्लीट चक्कर या 4 कंप्लीट चक्कर, जहां भी कंप्लीट लगा मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। लेकिन एक कंप्लीट चक्कर में डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ये सिंबल है, डिस्टेंस को एक्स से लिखते हैं, या कहीं कहीं किसी बुक में एल से लिखा गया है, तो लिख सकते हो। तो क्लियर है ना, एक राउंड का बात है, तो एक राउंड लगा के आएगा, तो 2 राउंड लगाएगा तो 4 पाई आर डिस्टेंस होगा, 3 राउंड लगाएगा तो 6 पाई आर डिस्टेंस होगा, लेकिन हमेशा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। बार बार घूम रहा है, बार बार घूम रहा है, बार बार घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है घड़ी के जैसा, तो 0 होगा। तो ये पता होना चाहिए, सर्कल टोटल होता है इतना, ये क्लियर होना। चलिए सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं, सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक मिल्खा सिंह है, कौन है, एक मिल्खा लिखा हो, मिल्खा सिंह है, कैन कवर 1 राउंड, एक मिल्खा सिंह है जो एक राउंड कवर करता है सर्कुलर पार्क में, 40 सेकेंड लगता है इसको, कितना सेकेंड, 40 सेकेंड। मतलब देखो एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में एक चक्कर लगाता मतलब 1 राउंड, एक राउंड,
जगह थोड़ा सा चाहिए, रुक जाओ। अब देखो ये सर्कुलर पाथ है, देखो यहाँ, मान लो ये सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस मान लेते आर है। अब 40 सेकेंड में एक राउंड लगाता है, 40 सेकेंड में एक राउंड लगाता है, मान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि 1 मिनट 40 सेकेंड में कितना, 1 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है। पहले तो समझो, एक बात बताओ तो तुम, अगर मान लो तुमको कोई बचपन में सवाल पूछा जाता था कि ये पूछा जाता था कि 70 गो आम का दाम है 50 रुपया, क्या पूछा जाता था? 70 गो मैंगो का दाम है, 70 गो मैंगो है, 70 गो मैंगो का दाम है 50 रुपया। तो तुमसे पूछा जाता था 100 गो मैंगो का दाम कितना है, 100 गो मैंगो का दाम कितना रुपया होगा। तो कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे, वही चीज हम अभी करेंगे। 70 गो का दाम 50 रुपया था, तो एगो आम का दाम निकालते थे, एगो आम का दाम। तो क्या करते थे, एगो आम के लिए क्या करते थे, 50 को 70 से डिवाइड कर देते थे, क्योंकि 70 गो का ना 50 है, तो एगो आम का दाम निकालने के लिए 50 में 70 से भागा कर देते थे। अब 100 गो का निकालना है तो क्या करते थे, 100 गुना कर देते थे 50/70, क्योंकि एगो का दाम निकल गया ना 50/70। कैसे निकाले, 70 गो आम का दाम 50 रुपया, एगो आम का दाम 50/70, एगो आम का दाम 50/70। 100 गो का निकालना, गुना करते जाओ ना, 1000 को का निकालना, गुना करते जाओ ना, मतलब जितना निकालना, एगो का तो निकल गया। वही काम हमको करना है अभी, यही काम हमको करना है जो हम लोग बचपन में करते आए हैं, यही काम हमको यहां पे करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो यही काम हमको यहां पे करना है। अब के लिए एक बात बताओ, एक बात बताओ, तो हम क्या देखे थे, 40 सेकेंड में एक राउंड, 40 सेकेंड में एक राउंड। अब देखो तो, अब यहां 1 सेकेंड में निकाल लो, 1/40 राउंड। अब कितना टाइम दे दिया था, 1 मिनट 40 सेकेंड का बात किया था ना, 1 मिनट 40 सेकेंड में कितना, यही ना। तो अब देखो 1 मिनट सारा सेकेंड में ही बदलो, क्योंकि मिनट है तो उसको भी सेकेंड में बदल दो। 1 × 60 प्लस 40, 1 × 60 प्लस 40 कितना होता है, 100 सेकेंड। कितना होता है, 100 सेकेंड। 100 सेकेंड में कितना, तो 1 सेकेंड में निकला ना, तो 100 सेकेंड के लिए क्या करने, गुना करना होगा 1/40 से, 0 से 0 गया। अब कितना होगा, ये काटो तो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2.5 रिवॉल्यूशन, 2.5 रिवॉल्यूशन, 2.5 चक्कर, मतलब 2 बार पूरा पूरा, 1 बार आधा, 2 बार पूरा पूरा, 1 बार आधा। देखो 2 बार पूरा पूरा मतलब क्या, 1 बार यहां से, देखो यहां 2 बार पूरा पूरा, 1 बार यहां से लेकर के यहां से घूमेगा 1 बार, फिर 1 बार और घूमेगा पूरा पूरा 2 बार, और 1 बार आधा घूमेगा, आधा तो यहां आ जाएगा। अब गौर करना, गौर करने की बात यह है, ठीक है, तो 2 बार पूरा पूरा ना घूमा, 2 बार पूरा पूरा घूमा, मतलब 2 बार पूरा पूरा घुमा तो एक्स कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 बार घुमा 2.5 गुने 2 पाई आर, क्योंकि 1 बार घूमता तो 2 पाई आर ना, या वैसे छोड़ो, अगर ये भी नहीं समझ में इसको हटा दो। देखो क्लियरली देखो, 1 मिनट, अब देखो क्लियरली देखो, मतलब क्या, एक्स निकालना है ना, तो 1 बार घूमेगा तो कितना चक्कर, 2 पाई आर, तो 2 बार पूरा पूरा घूमा मतलब 4 पाई आर, 4 पाई आर प्लस 0.5 होना था, 1 बार आधा मतलब पाई आर, मतलब कितना हो जाएगा, 5 पाई आर। तो ये निकल गया हमारा, क्या निकल गया, दिख रहा है क्या तुम लोगों को, दूसरे कलर से लिखते हैं, कितना आया, 5 पाई आर, 5 पाई आर, अब दिख रहा होगा 5 पाई आर। तो ये 5 पाई आर हमारा निकल गया है डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो पूरा पूरा 2 बार घुमा, मतलब डिस्प्लेसमेंट पूरा पूरा 2 बार में तो 0, 1 बार आधा घुमा, तो यहां से चल के यहां आया, तो ये आर तो ये भी आर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा एक्स वेक्टर कितना हो गया, 2r, कितना हो गया, 2r। तो ये हमारा 5 पाई आर और 2r, कहीं है क्या, 5 पाई आर और 2r, 5 पाई आर और 2r, 2r डिस्प्लेसमेंट, 5 पाई आर डिस्टेंस। बहुत आसान सवाल था, लेकिन हमको थोड़ा सा कंसेप्ट जानना था सर्कुलर पाथ का, ठीक है ना बच्चों। तो इस सवाल को गहराई से लोगे,
कहीं कहीं टाइम चेंज कर देगा, कुछ भी टाइम दे सकता है, तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है एक हॉल हैज डायमेंशन। एक हॉल का डायमेंशन है, मतलब ये है कि एक हॉल का डायमेंशन 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, मतलब हमको लगता है क्यूब है। हमको क्या है, सही में क्यूब है, एक क्यूब है, मान लेते हैं क्यूब बनाते हैं। चलो एक क्यूब है, एक क्यूब है, सारा 10 मीटर है। कह रहा है कि एक कॉर्नर से स्टार्ट किया, एक कॉर्नर से स्टार्ट किया मधुमक्खी, और डायगनली अपोजिट कॉर्नर पे गया। डायगनली अपोजिट कॉर्नर इसका ये होगा, यहां से स्टार्ट किया यहां गया, ये ए पॉइंट मान लो और ये बी पॉइंट मान लो। तो देखो डायगनली अपोजिट कॉर्नर मतलब यहां से शुरू किया और वहां पे गया, नीचे जाएगा तो डायगनल यही ना है, इसका डायगनल ये ना है, ऊपर जाएगा तो डायगनली अपोजिट कॉर्नर। ये याद होना चाहिए, ये सवाल में सबसे बड़ा होता है लैंग्वेज पढ़ने का तरीका। बहुत बच्चे सवाल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं पढ़ने आता है फिजिक्स का। तो लैंग्वेज को समझ में रखो कि डायगनली अपोजिट कॉर्नर क्या रहा है, मतलब यहां से शुरू करेगा, डायगनल तो ये होता है, ऐसा नहीं, डायगनल तो ये है इसका, नहीं उस कोना में, यहां से लेके वहां पे उस कोना पे, तो ये डायगनल। एक बात बताओ, ये और या ये सब 90 डिग्री पे होता है, दिख नहीं रहा लेकिन सब 90 डिग्री पे होता है। ठीक है सर, जैसा आप बोले सब 90 पे होता है, ठीक है। एक बात बताओ तुम लोग हमको, ये वाला लेंथ है और ये वाला ब्रेथ है ना, तो ये वाला निकल जाएगा दूरी पाइथागोरस का यूज करके, ये भी 10 है और ये भी 10 है। अब तुमको लग रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख नहीं रहा है, सब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस का यूज करके निकाल लो। इस पॉइंट को मान लेते हम पी रख देते हैं, तो एपी निकाल लो। एपी बराबर क्या होगा, रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10√2, एक 10 बाहर √2 अंदर, 10√2। ठीक है सर, तो 10√2 आ गया ये, और ये हमको दे ले है 10 मीटर, ये तो दे ले है 10 मीटर, तो ये 10√2 और ये 10 मीटर तो निकल जाएगा हाइपोटेनियस का यूज करके। तो अब ए बी निकल जाएगा, ए बी बराबर रूट अंडर 10√2 का होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। दिख रहा है ना। चलो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत आसान है, तो करो 10√2 का कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर है 100 है, तो इसको कर लो, ये हो जाएगा तुमको 100 गुना 2 प्लस ये भी हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 200 और एक 300, 300 हो गया। अब क्या करोगे, ये हो जाएगा तुमको 300 है तो ये हो जाएगा 10√3, कितना हो जाएगा 10√3, तो हमारा आंसर कितना होगा 10√3, ऑप्शन नंबर 2 10√3। यही सब सवाल नीट और जेईई में पूछा जाता है, लेकिन शर्त यही है ना कि उस सवाल का लैंग्वेज तुमको आना चाहिए यार, उस सवाल का लैंग्वेज तुमको आना चाहिए। तो मेरा यही उम्मीद है कि आप लोगों को फिजिक्स सिखा देना, फिजिक्स से मोहब्बत करा देना। तो फिजिक्स एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि एक मेडिकल स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ा रहा है, मतलब फिजिक्स क्यों पढ़ा रहा है, बायोलॉजी भी तो पढ़ाएगा, लेकिन जो मजा फिजिक्स में है वो बायो में नहीं ना है। तो फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाइए। अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हो या जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हो, लेकिन फिजिक्स को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के रूप में लीजिए। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी मेरे को नहीं आता, बायोलॉजी ही हमको पूरा पढ़ना है पूरे कैरियर में, लेकिन पढ़ाना तो फिजिक्स है नीट वाले के लिए, क्योंकि जिस टाइम में हम अब तैयारी करते थे फिजिक्स वाकई में हमको भारी लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो आसान होता चला जाता है, एक कैरियर हो जाता है फिजिक्स को लेके। तो वैसे ही हमको आसान लगा, फिजिक्स समझ में आने लगा। जिस दिन आपको फिजिक्स समझ में आने लगेगा, इससे अच्छा सब्जेक्ट कुछ नहीं है, इससे अच्छा सब्जेक्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बनाने को है, बहुत कुछ सीखने को, माइंड आपका क्लियर विजन हो जाएगा फिजिक्स को सीखने के बाद। और पता है एक बात, फिजिक्स को अगर आप सीख लिए मतलब आपको नीट में सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा यार। रैंक लाता है केमिस्ट्री, लेकिन सिलेक्शन तो फिजिक्स दिलवाता है, फिजिक्स के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। रैंक इंप्रूव करना है, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को इंप्रूव कीजिए, क्योंकि फिजिकल पोर्शन भी तो फिजिक्स है। मतलब फिजिक्स को देख रहे हो कितना परसेंट वेटेज लिया हुआ है, 45 सवाल इधर और 10-15 सवाल उधर। मतलब फिजिक्स एक ऐसा गढ़ बना लो ना, जो फिजिक्स को अपने मुट्ठी में करो,
तो फिजिक्स आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, ये मेरा वादा है, और फिजिक्स सिखा देंगे, ये भी मेरा वादा है। अगर आप कंटिन्यू डे 1 से अगर ज्वाइन कर रहे मेरे क्लास को, मतलब आपको फिजिक्स सीख जाइएगा, ये हम जानते हैं। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे और हम लोग अंतिम तक जाएंगे और पूरे जंग को लड़ेंगे अच्छे से। 100 डे में हम लोग फिजिक्स को कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोकते हैं और अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक हमारा होगा स्पीड एंड वेलोसिटी। कोशिश करेंगे इस काइनेमेटिक्स को, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को बहुत जल्द खत्म करने का। बहुत जल्द हम लोग खत्म कर लेंगे, बहुत से बहुत 2 से 3 लेक्चर और आएगा, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे पूरा काइनेमेटिक्स। ठीक है बच्चों, आज पहला दिन था इसीलिए छोटा लेक्चर है, आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मेरा भी मन करे और लेक्चर बनाने का, मेरा भी मन करे डेली क्लास लेने का आप लोग। ठीक है बच्चों, हम लोग अलविदा ले रहे हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।